आज हम एक ऐसे सिद्धांत पर गौर करने वाले हैं जो बताता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे और क्यों क्रैश होते हैं। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो अब तक चली आ रही आम धारणाओं से बिल्कुल अलग एक कहानी बताता है। देखिए, आम तौर पर तो यही माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी सच्चाई ना हो? क्या हो अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस महज एक हादसा ना हो? एक तरफ तो हमें इकोनॉमिक्स की किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि ये एक नेचुरल बूम बस्ट साइकिल है। लेकिन जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा दावा करता है कि ये कोई कुदरती घटना नहीं है, बल्कि इसे कुछ गिने चुने छिपे हुए लोगों ने जानबूझकर तैयार किया है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। ये विवादास्पद दावा कि ये सारे क्रैश पहले से प्लान किए जाते हैं, ये कोई हादसा नहीं होते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। तो चलिए देखते हैं कि ये सोर्स इसे सही साबित करने के लिए क्या तर्क देता है। तो सवाल ये है कि ये कथित सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इस थ्योरी का पहला हिस्सा उन छिपे हुए किरदारों और तरीकों के बारे में बताता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। तो इस थ्योरी का मुख्य खिलाड़ी कौन है? सोर्स उन्हें ट्रांसनेशनल कैपिटल कहता है। ये असल में कुछ बहुत पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क है। सोचिए जैसे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, वॉल स्ट्रीट और सिटी ऑफ लंदन, जो पर्दे के पीछे से सारा खेल चलाते हैं। कहा जाता है कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 लेवल पर काम करता है। सबसे ऊपर है गेम मास्टर्स, जो चुपचाप तय करते हैं कि खेल किस दिशा में जाएगा। फिर दूसरे लेवल पर आते हैं यूएन और डब्ल्यूटीओ जैसे संगठन, जो निष्पक्ष नियम बनाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और आखिर में मीडिया और एजुकेशन इस यकीन को और पक्का करते हैं कि ये सब कुछ नेचुरल और फेयर है। हमें तो यही सिखाया जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स आम लोगों के लिए एक सिग्नल होते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो असल में बैंकों के लिए एक दूसरे से बात करने का एक सीक्रेट कोड हो, एक सिग्नल जिससे वो तय करते हैं कि सिस्टम में कब पैसा डालना है और कब निकालना है। अब चलिए सीधा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस पर आते हैं। सोर्स का मानना है कि ये इस थ्योरी के काम करने का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। ये नंबर देखिए, ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। सोर्स के मुताबिक ये वो रकम है जो सिर्फ एक आदमी, जॉन पॉल्सन ने हाउसिंग मार्केट के खिलाफ दांव लगाकर कमाई थी, $20 बिलियन। तो ये हुआ कैसे? इस सोर्स के मुताबिक ये 3 स्टेप का एक प्लान था। पहला, बैंकों ने जानबूझकर रिस्की सब प्राइम लोन दिए, मतलब ऐसे लोगों को पैसा दिया जिनके वापस चुकाने के चांस बहुत कम थे। दूसरा, उन्हीं खिलाड़ियों ने बड़े पैमाने पर शर्त लगाई कि ये लोन फेल हो जाएंगे। और तीसरा, सिस्टम को बचाने के बजाय उन्होंने जानबूझकर डिफ़ॉल्ट होने दिया ताकि वो अपनी लगाई हुई शर्त से पैसा कमा सकें। और इस क्रैश का नतीजा वो एकदम साफ था। जैसे ही आम लोग अपने घरों पर डिफ़ॉल्ट हुए, बड़ी बड़ी कंपनियों और इंस्टीट्यूशंस ने उन संपत्तियों को खरीद लिया। इससे आम आदमी का मालिकाना हक कम हो गया और बड़ी कंपनियों का आसमान छूने लगा। सोर्स की ये लाइन इस कथित सिस्टम के मूल मंत्र को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब जब बड़े खिलाड़ी जीतते हैं तो मुनाफा उनकी जेब में जाता है, और जब वो हारते हैं तो उसका बोझ पूरा देश यानी आम जनता उठाती है। तो 2008 के बाद क्या हुआ? सोर्स का दावा है कि एक और बड़ा बदलाव शुरू हो गया था, जो भविष्य की एक भविष्यवाणी भी करता है। ये टाइमलाइन घटनाओं की एक कड़ी दिखाती है। सोर्स के मुताबिक 2008 के क्राइसिस के ठीक बाद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने एक बदलाव का इशारा किया। चीनी युआन अचानक मजबूत हो गया, जिससे दुनिया भर के लिए चीन के साथ बिजनेस करना फायदेमंद हो गया। और देखते ही देखते चीन की बैंकिंग संपत्ति में जैसे विस्फोट हो गया। ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि 2008 के बाद चीन के बैंकिंग सिस्टम में कितनी जबरदस्त ग्रोथ हुई है, जबकि अमेरिका और यूरोप में बहुत मामूली बढ़त हुई। सोर्स के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि दुनिया के इकोनॉमिक सेंटर को जानबूझकर शिफ्ट किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि ये गेम मास्टर्स अब अमेरिका सेंट्रिक सिस्टम को क्यों गिराना चाहेंगे? सोर्स इसके कई कारण बताता है। एक, बूढ़ा होता हुआ एलीट क्लास।
सिस्टम में बहुत ज़्यादा आसान पैसा जो सिर्फ सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है, और ये सोच कि अमेरिकी मिलिट्री अब उतनी असरदार नहीं रही है। संक्षेप में कहें तो उन्हें मुनाफे और एक्टिविटी के लिए एक नए सेंटर की ज़रूरत है। और ये हमें इस थ्योरी के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर लाता है, ये विचार कि इस पतन को अमेरिका के अंदर ही कुछ लोग एक ज़रूरी बुराई के तौर पर देख सकते हैं। ये एक बिल्कुल वाजिब सवाल है। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जानबूझकर प्लान करके गिराने की बात हो रही है, तो अमेरिकी लीडर्स ऐसा होने ही क्यों देंगे? सोस इसका जवाब देने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मिसाल देता है। तर्क ये है कि ये ट्रांसनेशनल कैपिटल अमेरिकी सिस्टम पर एक परजीवी यानी पैरासाइट की तरह चिपक गया है, और इससे छुटकारा पाना कैंसर का इलाज कराने जैसा है। ये बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो आखिर में सोर्स का दावा ये है कि एक आर्थिक पतन को देश के लिए एक दर्दनाक लेकिन जरूरी कीमोथेरेपी के रूप में देखा जाता है। ये इस परजीवी असर को साफ करने और देश की महानता को फिर से बनाने का एक तरीका है। अगर इस सोर्स में बताई गई बातों में जरा भी सच्चाई है, तो ये हमारे पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। सोचने वाली बात है, अगर एक इकोनॉमी को जानबूझकर गिराया जा सकता है, तो फिर कौन सा सिस्टम वाकई में सुरक्षित है?